एक्शन, सस्पेंस और वो सब जो आप सुनना चाहते हैं। वेलकम बैक टू आर नॉवल बॉय। यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं मिलती, यहाँ हर कैरेक्टर जिंदा होता है। आज हम जिस नॉवल मनवा की बात करने वाले हैं वो आपका दिमाग घुमा देगी। सो आर यू गाइज रेडी? चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 101, परिष्करण और अवशोषण। लोरेट साम्राज्य का जहाज ग्रैंड सी से गुजरते हुए 2 महीने बीत गए। ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के समाप्त होते ही पूरे महाद्वीप में इसके विजेता की खबर फैल गई। डेविस का नाम दूर दूर तक फैल गया, जिससे उन्हें पूरे महाद्वीप में असीम प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इस युवा प्रतिभा के नाम ने लोगों के दिलों को झकझोर दिया। उन्होंने उसे सर्वोच्च स्थान दिया और उससे छोटा आदर्श कहना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों का ध्यान उसकी जीत पर नहीं, बल्कि सम्राट ट्रिटोर और सम्राट रेवन के उसके द्वारा किए गए नरसंहार पर था। इससे महाद्वीप में खुशी का माहौल छा गया, क्योंकि ये दोनों घिनौने दुष्ट मारे गए थे। लेकिन रेवन साम्राज्य और ट्रिटोर साम्राज्य के लिए निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। अपने अपने सम्राटों की मृत्यु की खबर जंगल की आग की तरह फैलने के बाद इन 2 महीनों तक ट्रिटोर साम्राज्य और रेवन साम्राज्य में उथल पुथल मची रही। कुलीन और राजपरिवार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे, जिससे इन दोनों साम्राज्यों में सामंजस्य बिगड़ गया था। इतना ही नहीं, यह अफवाह भी फैल रही थी कि 1 साल बाद आक्रमणकारी साम्राज्य उन पर कब्जा करने आएंगे, जिससे वे भयभीत जीवन जी रहे थे। कुल मिलाकर इन दोनों साम्राज्यों में आम लोगों का जीवन बर्बाद और निराशाजनक था। इसी बीच गाजियन एलायंस ने सर्वसम्मति से 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद इन दोनों साम्राज्यों के खजाने और क्षेत्र को आपस में बांटने का निर्णय लिया। रेवन साम्राज्य और ट्रिटोर साम्राज्य के पास बिखरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे 5 साम्राज्यों के आक्रमण का सामना नहीं कर सकते थे। यदि वे वहीं रहकर युद्ध करते तो उन्हें केवल मृत्यु का ही सामना करना पड़ता। सभी साम्राज्यों में शक्तिशाली विशेषज्ञों की हमेशा कमी रहती थी, क्योंकि प्रत्येक बाहरी आक्रमण में कई विशेषज्ञों की जान चली जाती थी, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। आक्रमण के दौरान कुछ लोग तुरंत मर गए, जबकि कुछ अन्य युद्ध क्षेत्र में लगी गंभीर चोटों के कारण धीरे धीरे मर गए। इसी कारण सभी साम्राज्यों के पास अब केवल कुछ ही शक्तिशाली विशेषज्ञ बचे हैं, जो उन्हें आसपास के बाहरी खतरों से बचा सकते हैं। अल्पविराम। राजधानी पहुंचने के बाद डेविस अपने पिता और एलिया के साथ गाड़ी में सवार होकर निकले और उन्हें निवासियों की प्रशंसा, तालियां और स्वीकृति मिली। राजधानी के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, इतना कि डेविस को भी इस राजधानी से जुड़ाव का एहसास होने लगा। वे सीधे शाही महल गए और वहां की प्रजा और सामंतों ने उनका स्वागत किया। लोगन ने सिर हिलाया और सिंहासन की ओर चल पड़ा, जबकि डेविस सीधे अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। डेविस को बिना पूछे ही जाते देख लोगन ने अपना सिर हिलाया। अध्ययन कक्ष में जाने से पहले डेविस ने एक नौकर से एलिया के लिए शाही महल में एक आवास तैयार करवाया। उसने अपने पिता से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वे एलिया को दासी का दर्जा समाप्त कर दें और उसे कुलीन उपाधि प्रदान करें। इस संबंध में लोगन ने बिना कोई सवाल पूछे सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसके लिए यह बच्चों का खेल था, और ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में एलिया को जो पद मिला था वह उसे असीम धन दौलत और सम्मानजनक दर्जा देने के लिए काफी था। डेविस अंततः अपने अध्ययन कक्ष में पहुंचा और बिस्तर पर लेट गया। मैं वापस आ गया। उसने तकिया उठाया और उस पर अपना चेहरा रगड़ा। कुछ क्षणों के लिए वह उस पर आराम करने के बाद अपना सिर ऊपर की ओर घुमाया और बिस्तर पर बैठ गया। उन दोनों सम्राटों को मारे हुए 2 महीने हो गए हैं। उसने अपनी आत्मा का अनगिनत बार परीक्षण करते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाया। आत्मा सागर के भीतर वह एक काली किताब जैसी आकृति को स्थिर अवस्था में मंडराते हुए देख सकता था। उसके चारों ओर प्रकाश के 2 छोटे धुंधले गोले चक्कर लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सामंजस्यपूर्ण ढंग से उस काली किताब के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हों। मैंने 2 सम्राटों से जो 2 आत्माएं अवशोषित की थीं, वे अभी तक जरा भी नष्ट नहीं हुई हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मेरी आत्मा में मौजूद मृत्यु पुस्तक का प्रभाव है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे वास्तव में मृत्यु पुस्तक कहा जा सकता है। डेविस के मन में कई सवाल थे जिनके जवाब वह जानना चाहता था, इसलिए वह एक एक करके ही उनके बारे में शोध कर सका। इतने समय तक उसे इन दोनों मध्यस्तरीय वयस्क आत्मा अवस्था वाली आत्माओं में क्षय का जरा सा भी संकेत नहीं मिला था। उसके लिए यह आश्चर्य की बात थी, क्योंकि समय से कोई भी आत्मा सुरक्षित नहीं रह सकती। कम से कम अगर मैं इसे सामान्य रूप से संरक्षित करने की विधि का उपयोग करता तो भी यह थोड़ा बहुत नष्ट हो जाता। मेरी यह मृत्यु पुस्तक सचमुच एक अनमोल खजाना है। उसने विस्मय से आह भरी। वह इतने समय से अकेले होने पर इसे आत्मसात करने के लिए इंतजार कर रहा था,
लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वह ये देखना चाहता था कि मृत्यु की पुस्तक उसके द्वारा अवशोषित आत्माओं की कितने समय तक रक्षा कर सकती है। अब समय आ गया है कि मैं अपनी आत्माओं को परिष्कृत करके एक बड़ी सफलता हासिल करूं। डेविस की आंखें आशा से चमक उठी क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि ये दोनों आत्माएं उन्हें यंग सोल स्टेज के शिखर तक ले जाने में सक्षम होंगी। शायद वयस्क आत्मा का चरण भी। उसने उत्साह से भरी सांस लेते हुए सोचा। कुछ देर तक वह उत्साहित रहा, फिर आंखें बंद करते ही उसका मन शांत हो गया। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद उसने आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर एक शांत भाव झलक रहा था। उसकी आत्मा के सागर में एक काली किताब से एक गहरी चमक निकल रही थी, जो उसके चारों ओर परिक्रमा कर रही एक मृत आत्मा को घेरे हुए थी। प्रकाश का धुंधला गोला उस गहरे प्रकाश से घिरा हुआ था और धीरे धीरे अहिंसक तरीके से परिष्कृत होने लगा था। समय धीरे धीरे बीतने के साथ साथ डेविस ने अपनी आत्मा की शक्ति में वृद्धि महसूस की। जैसे जैसे उसकी आत्मा में तीव्र पीड़ा उत्पन्न हुई, उसकी आत्मा का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने हाई लेवल यंग सोल स्टेज में अपनी जगह बनाई। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी भी क्षण फट सकता है, क्योंकि उसकी आत्मिक ऊर्जा में अचानक वृद्धि से वह पूरी तरह से भर गया था। उसने दांत पीसते हुए अपना काम जारी रखा। समय बीतता गया और बाद में वह चरम युवा आत्मा अवस्था तक पहुंच गया। जिस मृत आत्मा को वह आत्मसात कर रहा था, वह लगभग समाप्त हो चुकी थी। कुछ ही समय में उसने आत्मा को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। डेविस ने अपनी आंखें खोली और एक हल्की सांस छोड़ी। पहले हुए दर्द के कारण उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अब उसे पता चल गया था कि उसकी साधना शुरू हुए 2 दिन बीत चुके हैं। लगता है कि आगे के चरणों में जब मैं अपनी आत्मशक्ति को जबरदस्ती बढ़ाऊंगा तो दर्द और भी बढ़ जाएगा। उसने आह भरी। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि शुरुआती चरणों में जब उसने अपनी आत्मा साधना को जबरदस्ती बढ़ाया था तो वह दर्द को नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन अब वह अपनी आत्मा ऊर्जा में इस वृद्धि को सहन नहीं कर सकती। इसके अलावा वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि साधना समाप्त करने के तुरंत बाद वह वर्तमान को समझ सकता था, लेकिन साधना के दौरान समय बीतने का उसे कोई अंदाजा नहीं था। लगता है मुझे अपनी आत्मा को धीरे धीरे संवारना पड़ेगा, डेविस ने उदास स्वर में कहा। अगर किसी ने उसकी ये बात सुन ली होती तो वो खून की उल्टी कर देता और गला घोंटकर उसे मार डालता। अध्याय 102 मृत्यु पुस्तक। समय बीतता गया और डेविस ने अपनी आत्मा के सागर के भीतर घूमती हुई दूसरी आत्मा को परिष्कृत किया। दोनों आत्माओं को पूरी तरह से परिष्कृत करने और वयस्क आत्मा अवस्था में प्रवेश करने में उन्हें 12 दिन लगे। उन्हें मुख्य रूप से तीसरे दिन सामने आई बाधा के कारण देरी हुई, इसलिए उन्होंने तीसरे दिन आत्मा को परिष्कृत करने का काम रोक दिया और उस बाधा को दूर करने पर काम किया। 10वें दिन उन्होंने वयस्क आत्मा अवस्था को पार कर लिया और शेष 2 दिनों में अपनी आत्मा को निम्न स्तरीय वयस्क आत्मा अवस्था के शिखर तक पहुंचाने के लिए उसका विकास जारी रखा। डेविस ने आंखें खोली और खुद को तरोताजा महसूस किया। वयस्क आत्मा अवस्था में प्रवेश करने से उन्हें वास्तव में संतुष्टि और ताजगी का अनुभव हुआ। उसने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, 14 दिन बीत गए। अब समय आ गया है कि मैं अपनी मां से मिलूं और उस शापित आत्मा की मुहर को हटाऊं जो उस पर लगी हुई थी। ये सोचते ही उसकी आंखों में क्रोध की चमक आ गई। उसके लिए किसी को भी उसकी मां को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अरे बच्चे! अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी। हे भगवान! बूम डेविस चिल्लाया और छत से टकरा गया, जिससे कमरे में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। वह पीछे की ओर गिर पड़ा और आवाज के स्रोत को खोजने के लिए कई दिशाओं में देखने लगा, साथ ही घबराकर चिल्लाया, कौन? उसने तुरंत अपनी आत्मा की इंद्रियों को कमरे के हर कोने तक फैलाया, लेकिन आवाज के स्रोत का पता लगाने में असमर्थ रहा। बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। तुम बाहर क्यों खोज रहे हो? वह तीखी आवाज उसके दिमाग में फिर गूंज उठी। अरे! डेविस वहीं अवाक खड़ा रहा। वह एक पल के लिए जम गया और फिर जल्दी से अपने सोलसी के अंदर देखने लगा। डेविस ने तुरंत मृत्यु पुस्तक की जांच की, लेकिन उसमें पहले जैसी ही जानकारी थी। उसने जल्दी से आत्मा सागर के चारों ओर किसी असामान्य घटना की तलाश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उसे कोई असामान्य घटना नहीं मिली। तुम कहाँ देख रहे हो? तीखी आवाज सुनाई दी। इस बार वह दिशा का सटीक अनुमान लगा सका। जब डेविस ने उस दिशा में देखने के लिए मुड़ा तो उसका चेहरा अतुलनीय रूप से गंभीर था। मौत की किताब, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मुझे कहना पड़ेगा कि तुमने उस दुख भरी दुनिया को छोड़कर मेरी उम्मीदों से कहीं बेहतर काम किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ऊब से मर ही जाता। मजाक कर रहा था, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कभी मरूंगा या नहीं। हाँ।
तीखी आवाज गूंजी और बेहद गंभीर डेविस को अचंभित कर दिया। क्या तुम मौत की किताब हो? उसने अपने चेहरे पर मूर्खतापूर्ण भाव लिए पूछा। 10वें दिन के दौरान उसने महसूस किया कि मृत्यु पुस्तक उन्माद में कांप रही है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे लगा कि यह एक नई क्षमता प्राप्त कर रही है। क्यों? क्या तुमने कभी किसी किताब को बोलते नहीं देखा? ओह, मैं भूल ही गया। तुम उसी दुष्ट दुनिया से आए हो, है ना? हे, आवाज ने ताना मारा। मृत्यु की किताब? मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे अनगिनत नामों के सामने ये तो बस एक नाम है। निराशा की किताब, बुराई की जादुई किताब, येन की किताब, मृत्यु का पवित्र ग्रंथ और न जाने क्या क्या। मेरे सारे नाम हमेशा मृत्यु से ही जुड़े रहे हैं। हाँ हाँ। आवाज थोड़ी देर हंसने के बाद उदास हो गई। मैं असंख्य लोगों में सभी जीवित प्राणियों के नाम देख सकता हूँ, लेकिन एकमात्र नाम जो मैं नहीं देख सकता वह है मेरा अपना नाम, तियानलोन। अपने मन में लंबे समय से संजोए हुए उस नाम को सुनते ही उसका दिल भय से धड़कने लगा। तुम्हें क्या चाहिए? डेविस ने डरते हुए पूछा। उसे लगा कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। मुझे क्या चाहिए? अपने अतुलनीय लंबे जीवन में मैंने अपनी जिज्ञासा और रुचि को शांत करने के लिए अपने पिछले स्वामियों से कई चीजें मांगी हैं। बच्चे, तुम भाग्यशाली हो। इस बार मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे कुछ भी अनुचित नहीं मांगूंगा क्योंकि तुमने मुझे कुशलतापूर्वक उस भयानक जगह से बाहर निकाला है। डेविस को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे अभी भी उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं था। बदकिस्मती वाली जगह? क्या तुम्हारा मतलब पृथ्वी से है? उसने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। हाँ, आप लोग उस जगह को यही कहते हैं। मैं उस जगह पर अरबों साल तक फंसा रहा। उस अस्तित्व को धिक्कार है जिसने मुझे वहां कैद किया, तुम्हें सील कर दिया। तुम्हें सील कैसे किया गया? जैसे ही इसने उसके हर सवाल का जवाब दिया, डेविस की जिज्ञासा बढ़ गई। वह और सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। तार्किक रूप से हम अभी भी बंद हैं। उसने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया बल्कि अपनी बात जारी रखी। क्या? डेविस दंग रह गया। क्या इसका मतलब यह है कि यह जगह अभी भी पृथ्वी ही है? बेवकूफ, मेरा मतलब यह था कि यह जगह भी सीलबंद क्षेत्र में है। तुम्हारा वह छोटा सा ग्रह और उसके आसपास का छोटा सा स्थान सीलबंद क्षेत्र की तीसरी परत माना जा सकता है, और यह जगह सीलबंद क्षेत्र की दूसरी परत मानी जा सकती है। छोटा ग्रह, छोटा अंतरिक्ष? बिल्कुल नहीं। लोगों ने हमारी आकाशगंगा के चारों ओर अनगिनत आकाशगंगाओं की खोज की है। उसने जल्दी से इस बात से इनकार कर दिया। हाँ, तुम मेरी बातों के बजाय इंसानों की बातों पर ज्यादा विश्वास करोगे। कितना मजेदार है। वह हंसा, फिर उसकी अज्ञानता पर उपहास किया। मैं आपको ज्ञान देता हूँ। जिस सत्ता ने मुझे वहां कैद किया उसने ही उस जगह को बनाया है, इसलिए मैंने भी उसकी रचना देखी है। ध्यान से सुनो, उस अंतरिक्ष में एकमात्र रहने योग्य ग्रह तुम्हारी पृथ्वी है। एकमात्र आकाशगंगा जिसका तुम अन्वेषण कर सकते हो वह तुम्हारी ही आकाशगंगा है। इसके अलावा बाकी सब बकवास है। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जो हैरानी से चमक रही थी। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा? केवल एक छोटी सी आकाशगंगा है और बाकी सब कुछ एक मायावी संरचना द्वारा निर्मित है जो तुम्हारी पूरी आकाशगंगा को घेरे हुए है। इसके अलावा जो कुछ भी तुम देखते हो वह नकली है। यहाँ तक कि जिन नियमों को तुम मनुष्यों ने समझा है वे भी उसी अस्तित्व द्वारा स्थापित किए गए थे। क्या यही विज्ञान था? कितना हास्यास्पद है। डेविस को उन शब्दों पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था, इसलिए कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। तुम्हारे हाव भाव से लगता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। ठीक है, छोड़ो फिर, वैसे भी अब इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम पृथ्वीवासी खेती क्यों नहीं कर सकते? तीखी आवाज ऐसी लग रही थी मानो वह डेविस को सच पूछने के लिए उकसा रही हो। डेविस ने मुंह खोलकर पूछा, क्यों? उसे हमेशा से ये संदेह था। उसे लगता था कि पृथ्वी के लोग यहाँ के लोगों से किसी भी तरह से ही नहीं हैं। कुछ सेकंड बीतने के बाद तीखी आवाज ने व्यंग्य करते हुए कहा, चूंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम खुद ही सोच लो। रुको, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। यह देखकर कि इससे उसके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वह ऐसा व्यवहार करे जैसे वह इस पर विश्वास करता हो। वाह, अच्छा, ये तो बहुत आसान है। उस सत्ता ने मेरा पुनर्जन्म नहीं चाहा, इसलिए उसने तीसरी परत को कसकर बंद कर दिया जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उसमें प्रवेश न कर सके। तुम्हारे लोगों के लिए थोड़ी सी भी साधना करना दुर्लभ है। मुझे तो उनमें ये क्षमता देखकर आश्चर्य ही हो रहा है। तीक्ष्ण आवाज विस्मय से गूंज उठी। ये समझ से परे है।
अगर आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को तीसरी परत में प्रवेश करने से रोका गया है, तो मैं उस संरचना का उपयोग कैसे कर पाया? डेविस ने इस बारे में सोचा और फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। वास्तव में उसे यह पूरी स्थिति ही समझ से परे लग रही थी। अध्याय 103, इसकी उत्पत्ति। स्पष्ट आवाज ने शांत भाव से समझाना जारी रखा, यद्यपि वह अस्तित्व शक्तिशाली है, फिर भी उसकी तुलना स्वर्ग से नहीं की जा सकती। स्वर्ग और पृथ्वी की कुछ ऊर्जा दूसरी परत से तीसरी परत में अवश्य ही रिस कर जाएगी। तो क्या मैं तीसरी परत पर वापस जा सकता हूं? डेविस ने उत्साह से पूछा। बिल्कुल कर सकते हो, वह हंसा और बोला। अगर तुम अस्तित्व द्वारा निर्धारित उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो जिनके आधार पर कोई व्यक्ति तीसरी परत में प्रवेश कर सकता है, तो स्वाभाविक रूप से तुम भी प्रवेश कर पाओगे। डेविस की प्रतिक्रिया को देखते हुए उसने फिर कहा, अगर आप मुझसे उस पोर्टल के स्थान के बारे में पूछ रहे हैं जो वर्तमान में तीसरी परत से जुड़ा हुआ है, तो मुझे बस इतना पता नहीं है। कुछ क्षणों का मौन छा गया क्योंकि डेविस एक एक करके मिली जानकारी को आत्मसात कर रहा था। उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि मृत्यु पुस्तक ने उससे झूठ नहीं बोला था। सच कहें तो उसे लगा कि मृत्यु पुस्तक के पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। फिर उन्होंने आह भरते हुए कहा, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। हाँ, तुम तो बड़े अजीब हो। जिसने भी मुझे हासिल किया उसने या तो डर से लोगों पर राज किया या फिर दबदबे से। यहाँ तक कि उनके माता पिता भी उनके चंगुल से नहीं बच पाए। तुम तो वाकई बड़े अजूबे हो, है ना? हाँ। डेविस के चेहरे पर काली लकीरें थीं। क्या तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो? अब जबकि स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं लग रही थी, उसे एहसास हुआ कि इस अस्तित्व का संवाद करने का एक अजीब तरीका है। उसने कर्कश स्वर में हंसते हुए कहा, हाँ, नहीं, मैं पहले हमेशा गंभीरता से बोलता था, लेकिन हाल ही में जब मैंने देखा कि तुम लोग धरती पर कैसे बात करते हो, तो मुझे एहसास हुआ कि यह काफी उबाऊ है। हाँ, तुम धरती पर लोगों का पीछा कर रहे थे। डेविस की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या डेथ बुक हर समय मेरे साथ नहीं थी? आवाज एक पल के लिए शांत हो गई। नहीं, तुमने मुझे गलत समझा, बच्चे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे समझ आ गया। फिर वह दोबारा हंस पड़ी। बच्चे, अरबों साल एक छोटे से अंतरिक्ष में बिताने के बाद, अपनी बची खुची ऊर्जा से अपनी मुहर को तोड़ने के बाद, मैंने अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए एक आत्मा का निर्माण किया। मैंने उस आत्मा को अपनी एक ऐसी प्रति दी जिसमें मेरी क्षमताओं का 0.1% भी नहीं है और उसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए। बाद में मैंने ऐसी और आत्माएं बनाई, अपनी और प्रतियां बनाई और उन्हें उस छोटे से संसार में फैला दिया। अंततः मैं अपनी ही रचनाओं से छिप गया क्योंकि मैं उनकी नकल बनकर रह गया था। बाद में मैं अपनी ही बनाई हुई पहली आत्मा के वश में आ गया और उसने खुद को मृत्यु देवता अधिपति कहा क्योंकि वह जानता था कि यह अस्तित्व में आने वाली पहली आत्मा है। समय समय पर वह मुझे उस ग्रह पर छोड़ देती थी जिसे आप पृथ्वी कहते हैं। हाँ, मैं अवचेतन रूप से उस आत्मा के मन को नियंत्रित कर रहा था और उसे कुछ भी पता नहीं था क्योंकि मैं ही उसे नियंत्रित कर रहा था, और वैसे भी वह मेरी ही रचना है। अन्य आत्माओं ने उसकी नादानी देखी और उन्होंने भी अपनी प्रतियां दुनिया में छोड़नी शुरू कर दी। लोगों को मारना मजेदार था और इससे मुझे ऊर्जा मिली। हालांकि ये काफी नहीं था। अगर मुझे खुद वापस लौटना होता तो मुझे तीसरी परत की मुहर तोड़ने के लिए कम से कम 10 लाख से 1 अरब साल तक ऊर्जा इकट्ठा करने की जरूरत होती। आखिरकार जब मैं किसी तरह उस दयनीय दुनिया में अपने प्रवास का आनंद लेने लगा था, तभी मैं तुम्हारे हाथों में आ पड़ा और मुझे दूसरी परत का मुफ्त टिकट मिल गया। हे है, तो फिर तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। डेविस मुस्कुराया, लेकिन उसने आगे कहा, यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तुम उस अंतरिक्ष सुरंग से गुजर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन मुझे ये भी कहना होगा कि मैं तुम्हें केवल इसलिए बचा पाया क्योंकि तुमने मृत्यु पुस्तक के नियम का चतुराई से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अन्यथा मुहर द्वारा मुझ पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पाता। डेविस ने हार मान ली। ठीक है, लेकिन इससे भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता। उस तीखी आवाज ने आह भरी, बेवकूफ, क्या तुम्हारा दिमाग पेस्ट बन गया है? मुझे लगता है ये समझ में आता है क्योंकि तुम मेरे जैसे महान व्यक्ति के सामने हो। उस घटिया दुनिया में मैं तुम्हारे साथ कुछ साल रहा और तुमने बस कुछ एनिमेशन देखे। मैंने बोलने का यह अंदाज उन्हीं अनोखे किरदारों से सीखा है। डेविस की आंखें फटी रह गईं। उसने अपने हाथों से अपने शरीर का निचला हिस्सा छुपा लिया। हे भगवान, क्या तुमने भी वह देखा? उसे याद आया कि उसने डेथ बुक को मॉनिटर के ठीक सामने एक बुकशेल्फ में रखा हुआ था। वो एनिमेशन जिसे देखकर आप हाथों को ऊपर नीचे हिलाते हुए उसके सामने बैठते हैं। मैंने भी उसे देखा था और सच में वो एक बेहतरीन कलाकृति थी।
डेविस की शर्मिंदगी से बेखबर उस तीखी आवाज ने बोलना जारी रखा, सच कहूं तो तुम्हारे साथ उन एनिमेशन को देखने से मेरी बोरियत काफी हद तक दूर हो गई। कहानियां भी मजेदार थीं। शर्मिंदगी से डेविस ने अपना माथा पकड़ लिया और कहा, यह बातचीत वाकई एक अजीब मोड़ ले गई। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने अब आपके सवालों का जवाब दे दिया है। वह तीखी आवाज उसके दिमाग में गूंजी जिससे वह अपनी शर्मिंदगी से जाग गया। तीखी आवाज ने गुस्से से पूछा, बच्चे, क्या तुमने अभी अभी मेरे बलिदान को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वह कुछ भी नहीं था? ये कैसा बलिदान है? डेविस स्पष्ट रूप से असमंजस में था। बच्चे, मैं तुम्हें मरने दे सकता था और खुद ही दूसरे स्तर पर पहुंचकर किसी के द्वारा उठा लिया जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और तुम्हारी आत्मा में विलीन हो गया। इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए मेरा आभारी रहना चाहिए, उसने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। डेविस ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे किसी तरह इस पर संदेह है। क्या मेरे पुराने रूप ने इतना बड़ा बलिदान दिया और मुझे बदले में सिर्फ संदेह मिला? यह तो जबरदस्ती है। मुझे अपना शरीर वापस चाहिए। तीखी आवाज ऐसे चिल्लाई जैसे गला घोंटा जा रहा हो। मजाक कर रहे हो? तुम जब चाहो तब ऐसा बना सकते हो, डेविस ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अचानक आवाज का लहजा बदल गया, उसमें दिलचस्पी झलकने लगी। अभी अभी तो आपने मेरे बयान से असहमति नहीं जताई। डेविस ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने जीत हासिल कर ली हो। हाँ, बच्चे, तुमने मुझे खूब फंसाया। हाँ, मैं जब चाहूं अपना शरीर बना सकती हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए छोड़ दूं तो क्या तुम इसके परिणाम जानते हो? आवाज गंभीर हो गई। क्या मैं मर जाऊंगा? डेविस ने शांत भाव से पूछा। उसकी आवाज में जरा भी डर नहीं था। बिल्कुल, लगता है तुम शांत हो गए हो। आवाज में संतुष्टि झलक रही थी। फिर डेविस ने आह भरते हुए कहा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरी आत्मा में बस जाओ? चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए मृत्यु पुस्तक की आवश्यकता थी। हे बच्चे, चिंता मत करो, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। आखिर तुमने ये हक कमाया है। आवाज ऐसे हंसी जैसे ये कोई मामूली बात हो। डेविस कुछ पल चुप रहने के बाद बोले, धन्यवाद। जो भी हो, मरने से पहले इस बंद दायरे से निकल जाना। मैं अब यहां और नहीं रहना चाहता। जल्दी करो और इस बंद दायरे से बाहर निकलो। तुम तो बिल्कुल बिगड़े हुए बच्चे जैसे हो। ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा कोशिश करूंगा। डेविस हंस पड़ा। हंसते हुए उसने जवाब दिया, हे, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। डेविस ने सोचा कि आज के लिए इतना खुलासा काफी है, इसलिए उसने जाने का सोचा। जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, उसे कुछ याद आया। वैसे मुझे आश्चर्य है कि आत्मा निर्माण साधना के तीसरे चरण में पहुंचने पर मुझे कौन सी क्षमता प्राप्त हुई। अध्याय 104, क्लेयर की आत्मा की मुहर। आपको सभी जीवित प्राणियों के नाम दिखाई देने चाहिए, चाहे उनकी जाति, प्रजाति आदि कुछ भी हो, उसने लापरवाही से जवाब दिया। क्या यह सच है? डेविस उत्साहित हो गया। अगर यह सच है तो वह जादुई जीवों का आसानी से शिकार कर पाएगा। हाँ, अगर आप अपनी आंखों या आत्मिक संवेदना को लक्ष्य पर अच्छी तरह केंद्रित कर लें, तेज आवाज ने जवाब दिया। मैं समझ गया। डेविस मुस्कुराया और उसकी सूक्ष्म आत्मा उसकी आत्मा के सागर में विलीन हो गई। अल्पविराम। डेविस ने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। यह एक अविश्वसनीय मुलाकात थी। मेरा मानना है कि यह डेथ नोट की आत्मा ही थी, चाहे मैं इसे किसी भी तरह से देखूं। अचानक डेविस ने अपनी आत्मा के सागर में मौजूद डेथ नोट पर ध्यान केंद्रित किया और कहा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं कर सकता हूं, उसकी आत्मा से एक स्पष्ट उत्तर आया। डेविस ने आह भरी क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि यह सपना नहीं था। किसी तरह मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से बात कर रहा हूं। खैर, संवाद का ये तरीका मेरी आत्मा में प्रवेश करके उससे संवाद करने से कहीं अधिक कारगर है। वह उठा, अपने बिस्तर से दूर चला गया और दरवाजा बंद करते हुए अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया। उसने पास ही में एक नौकर को देखा और उसे अपने अध्ययन कक्ष की छत में किए गए नुकसान की मरम्मत करने का आदेश दिया। निर्देश देने के बाद वह कुछ बातों पर विचार करते हुए इत्मीनान से अपनी मां के कमरे की ओर चला गया। अनजाने में ही वह अपनी मां के कमरे के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया और उसके सामने खड़ा हो गया। अपनी तल्लीनता से बाहर आकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मां। डेविस, अंदर आओ। दरवाजे के बाहर एक मधुर आवाज गूंजी, साथ ही कुछ तेज कदमों की आहट भी सुनाई दी, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरवाजा खुला और क्लेयर ने खुशी से भरे चेहरे के साथ बाहर देखा। उसने उसे अंदर खींच लिया और मुस्कुराते हुए गले लगा लिया।
डेविस को अपनी आत्मा में अतुलनीय गर्माहट महसूस हुई, इतनी कि उसकी आत्मा से एक आवाज निकली, अरे तापमान थोड़ा कम रखो प्लीज, मुझे ठंडी जगहें पसंद हैं। डेविस ने इसे नजरअंदाज कर दिया और कुछ सेकंड के लिए उस दिल को छू लेने वाले आलिंगन का आनंद लेना जारी रखा। क्लेयर पीछे हट गई। ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में उसके वीरतापूर्ण कारनामे के बारे में सुनकर उसे उसकी मां होने पर गर्व और खुशी महसूस हुई। मां, मैं वापस आ गया हूं, डेविस ने मुस्कुराते हुए कहा। क्लेयर ने उसका गाल चुटकी से दबाया और उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। तुम्हारे वापस आए हुए 14 दिन हो गए हैं और अब तुम मां को बता रहे हो कि तुम वापस आ गए हो। बिल्कुल नालायक बेटे। मां, ऐसा नहीं है, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने थे, डेविस ने माफी मांगते हुए चिल्लाकर जवाब दिया। फिर क्लेयर मीठी मुस्कान के साथ हंस पड़ी, मुझे पता है, मैंने तुम्हारे मालिक के बारे में सुना है। बस बात यह है कि मां को बहुत जलन हो रही है कि तुमने मुझे छोड़कर अपने मालिक को चुना। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और आह भरी। डेविस अजीब तरह से हंसा, लेकिन अचानक उसे एक विचार आया, नहीं मां, मैं अपने गुरु से मिलने गया था और उनसे आपकी आत्मा पर लगी उस आत्मा की मोहर को नष्ट करने में मेरी मदद करने के लिए कहा था। सच में, तुम सबसे अच्छे हो। क्लेयर ने उसके गालों पर चुंबन किया और उत्साहित हो गई। डेविस ने सिर हिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने कमरे के अंदर देखा और एडवर्ड को एक बड़े पालने में सोते हुए पाया। मां, इस प्रक्रिया में आपको बेहोश होना पड़ेगा ताकि इसका आपकी भावनाओं पर कोई असर न पड़े। डेविस ने बहाना बनाया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके आसपास के लोग ये देखें कि उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है। क्लेयर ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उसकी आंखों में थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। क्या तुम्हारा मालिक ही मेरा इलाज करेगा? नहीं, मैं ही हूं। मां निश्चिंत हो सकती हैं। डेविस ने उनकी चिंता को समझते हुए जवाब दिया। अगर वह अब भी नहीं मानती, तो उसके पास अपना राज बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, मां को तुम पर भरोसा है, क्लेयर ने शानदार मुस्कान के साथ कहा, जिससे उसके दिल में अपराधबोध और बढ़ गया। मां, एक दिन मैं तुम्हें सच बताऊंगा, तब तक कृपया इस नालायक बेटे को माफ कर दो, डेविस ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा। क्लेयर हिली और वापस अपने बिस्तर पर बैठ गई। क्या मैं बेहोश हो सकती हूँ, या मुझे किसी और ही अवस्था में होना चाहिए? बेहोश होना ही काफी है, डेविस ने जवाब दिया। जैसे ही उसने बेहोश करने वाली गोली निकालने की कोशिश की, क्लेयर की आवाज सुनाई दी। ठीक है, इतना कहते हुए क्लेयर ने अपनी उंगली अपने माथे के बीच वाले हिस्से पर रखी और कुछ ही पलों में उसका सिर तकिए पर गिरते ही वह बेहोश हो गई। हे भगवान, उसने ये कैसे किया? डेविस की आंखें फटी रह गईं। वह जल्दी से उसके सामने गया और उसकी जांच की। क्या उसने अपनी आत्मा पर इतना गहरा प्रहार किया कि वह सो गई या बेहोश हो गई? डेविस ने आंखें सिकोड़ते हुए सोचा। ठीक है, जब वह जागेगी तो मैं उससे इसके बारे में पूछ लूंगी, डेविस ने बुदबुदाते हुए कहा और उसके बगल में बैठ गई। उसने अपनी उंगली उसकी भौहों के बीच रखी और अपनी चेतना को उसकी आत्मा में केंद्रित किया। उसने ये कार्य अत्यंत सावधानी से किया, मानो वह किसी नाजुक घड़े को संभाल रहा हो जो जरा से स्पर्श से भी टूट सकता है। उसे उसकी आत्मा के सागर में सफलतापूर्वक प्रवेश करने में 1 मिनट का समय लगा। यह मां का आत्मा सागर है, उसने खाली चमकदार जगह में चारों ओर देखते हुए बुदबुदाया। उसने कुछ देर तक हाथों से खोजबीन की और इस प्रक्रिया में ज्यादा आत्मा ऊर्जा खर्च करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं इससे उसे किसी तरह की चोट न पहुंच जाए। अंततः उसे इस आत्मा सागर में वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। ये रहा, डेविस ने कहा, और उनका चेहरा अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गया। एक सफेद रोशनी का धब्बा चमकती हुई जंजीरों से घिरा हुआ था, जिसने उसे जकड़कर सील कर दिया था। चमकती हुई जंजीरें क्षितिज तक फैली हुई थीं और दूर जाकर लुप्त हो गईं। प्रकाश के सफेद धब्बे के अंदर एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। मां, डेविस ने मुट्ठी भींचते हुए जोर से गुर्राया। इस दृश्य ने उसे एक पल के लिए क्रोधित कर दिया, लेकिन अगले ही पल वह शांत हो गया। डेथ नोट, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? डेविस ने डेथ नोट से संबंध जोड़ने की कोशिश की। साफ साफ, तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें सुन सकता हूं जब तक मैं तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ हूं, उस स्पष्ट आवाज ने शांत भाव से जवाब दिया। वाह, अब क्या तुम देख सकते हो कि मेरे सामने क्या है? डेविस ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है। अद्भुत, डेविस ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा। उसने पहले डेथ नोट की काली ऊर्जा का उपयोग करके उन जंजीरों को नष्ट करने का फैसला किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि भविष्य में इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, इसलिए उसने अब अकेले ऐसा करने की हिम्मत नहीं की।
इसीलिए उसने एवलिन से कहा था कि उसके शोध को पूरा करने में वर्षों लग सकते हैं। क्या आप उस प्रकाश के पिंड को बांधने वाली उन जंजीरों को हटा सकते हैं? यदि हाँ, तो क्या इससे उसकी आत्मा को कोई नुकसान होगा? अध्याय 105 आत्मा की मुहर का उन्मूलन। ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। मेरी सीमित शक्ति के साथ इन जंजीरों को मिटाने में बहुत समय लगेगा। तीखी आवाज असंतुष्ट भाव से गूंजी। दुष्प्रभावों की बात करें तो कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसमें कितना समय लगेगा? डेविस एक पल के लिए उत्साहित हुआ, फिर उसने दांत पीसते हुए पूछा। अगर इसमें 1 साल लग गया तो वह अपनी मां को अपना रहस्य बताने के लिए दृढ़ संकल्पित था, ताकि वह उसे बेहोश किए बिना सील को हटाना जारी रख सके। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे पूरा भरोसा था कि उसकी मां उसे कभी धोखा नहीं देगी। कुछ क्षण बाद उसने उत्तर दिया, एक दिन, मुझे समझ आ गया। डेविस ने कुछ देर सिर हिलाया, फिर अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन, सिर्फ एक दिन। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। लगभग अगर मेरी शक्तियां सील नहीं होती तो इस सील को मिटाने में मुझे 1 मिलीसेकंड भी नहीं लगता। डेविस वहीं अचंभित होकर खड़ा रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस ब्रह्मांड में डेथ नोट का क्या अस्तित्व है। क्या आपने यह नहीं कहा था कि उस छोटी सी दुनिया में 1 अरब वर्षों तक सील रहने के बाद आपने खुद को मुक्त कर लिया? डेविस ने पूछे बिना नहीं रह सका। उसकी आवाज में इस अनोखी घटना के प्रति जिज्ञासा झलक रही थी। बच्चे, मैंने जिस मुहर को खोला है वह मेरी स्वतंत्रता पर लगी पाबंदी थी। मेरी शक्तियां अभी भी सीलबंद हैं और इसे अकेले खोलना मुश्किल है। सौभाग्य से मैं तुम्हारी आत्मा में विलीन हो गया। तुम्हारी आत्मा जितनी मजबूत होगी, मेरी मुहर उतनी ही कमजोर होती जाएगी। क्या इसीलिए तुम मेरे साथ रुके थे? डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हे, ऐसा कह सकते हैं, उसने हंसते हुए जवाब दिया। डेविस ने राहत की सांस ली। अब जब उसे पता चल गया था कि इस साझेदारी से दोनों को फायदा हो रहा है, तो वह इस पर बार बार शक करना बंद कर सकता था। उसे विश्वास था कि जब तक वह इसे कुछ लाभ पहुंचाता रहेगा, ये साझेदारी उसके साथ बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अचानक उसने क्लेयर के आत्मा सागर में जो आत्मा का अंश डाला था, वह अविश्वसनीय रूप से काला हो गया, मानो वह दुर्भावनापूर्ण हो गया हो। जैसे ही आत्मा का धागा रहस्यमय तरीके से मुहर के पास पहुंचा, उसमें से एक काला गैसीय पदार्थ रिसने लगा। ये सब देखने वाले डेविस को ठंड लगने लगी। क्या तुम दुष्ट हो? उसने अनायास ही पूछा। कुछ पल सन्नाटा छा गया। बुराई? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझे अपने मानवीय मानकों से आंकें तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस ब्रह्मांड में किसी भी प्राणी से कहीं अधिक बुरा हूं। आखिरकार लोगों ने मेरा इस्तेमाल सिर्फ मारने के लिए किया। उसके मन में एक जवाब गूंजा, जिससे डेविस कुछ पल चिंतन में डूब गया। उसने झट से अपना सिर हिलाया और उस मुहर को मिटाने पर ध्यान केंद्रित किया। डेथ नोट ने उसे काली दुष्ट ऊर्जा प्रदान की, जिसे वह धीरे धीरे मुहर की ओर ले जा रहा था। गहरे रंग का गैसीय पदार्थ सील के संपर्क में आया और जंजीरों पर समान रूप से फैलते हुए उसे गलना शुरू कर दिया। जंजीरें पिघलने और गायब होने लगीं, जिससे सरसराहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। अरे, मैं अपनी गणना में तुम्हारी आत्मा की शक्ति को शामिल करना भूल गया था। लगता है इस मुहर को मिटाने में आधा दिन भी नहीं लगेगा। कुछ ही सेकंड बीते थे, लेकिन मुहर मिटाने की गति में आए अंतर को उसने तुरंत महसूस कर लिया। ये सुनकर डेविस मुस्कुराया और खुद पर गर्व महसूस किया। समय बीतता गया और वह प्रकाश के पिंड के चारों ओर लिपटी जंजीरों को पिघलाने के लिए पूरी एकाग्रता से काम करता रहा। जैसे ही उसने आखिरी जोड़ने वाली कड़ी को पिघलाया, प्रकाश का सफेद धब्बा एक पल के लिए कांप उठा और फिर आत्मा के सागर में बिखर गया। क्षितिज तक फैली हुई जंजीरें ऐसे गायब हो गईं मानो वे कभी थीं ही नहीं। क्या ये सफल रहा? डेविस ने खाली जगह के चारों ओर देखते हुए पूछा। होना चाहिए, उसने जवाब दिया। उसने सिर हिलाया और आत्माओं के सागर में विलीन हो गया। अल्पविराम। आंखें खोलते ही डेविस सिहर उठा। उसने अपनी मां की भौहों के बीच से उंगली हटाई और जल्दी से उनकी हालत का जायजा लिया। क्लेयर पसीने से भीगी हुई थी, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। डेविस ने जल्दी से उसके हाथ पकड़े और उसे जगाया। मां, उठो, मैं हूं। डेविस। क्लेयर की आंखें अभी भी बंद थीं, उसने उसकी पुकार का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके उसे चौंका कर जगा दो, वह तीखी आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। डेविस ने तुरंत अपनी आत्मा का इस्तेमाल करते हुए उसके मन में चिल्लाकर कहा, मां। क्लेयर जैसे ही जाग उठी, उसने अपनी आंखें खोली और जल्दी से सांस लेने की कोशिश की। मां, क्या हुआ था? डेविस ने चिंता से पूछा।
हालांकि दवा में लिखा था कि इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे, फिर भी वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। सांस लेने के बाद क्लेयर ने अपने बेटे की ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ, बस मैं एक बुरे सपने में फंस गई थी, क्लेयर ने जवाब दिया और अपने पसीने से भीगे हुए कपड़ों को देखा। यहीं रुको, माँ कुछ मिनटों में सफाई कर देंगी। उसने उसके गालों को सहलाया, खड़ी हुई और नहाने के लिए चली गई। हम डेविस ने सहमति जताई और उसे स्नानघर की ओर जाते हुए देखा। क्लेयर ने बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई, फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। हे, डेविस ने मन ही मन गुस्से से चिल्लाया। यह मुहर हटाने का दुष्प्रभाव नहीं है, यह तो बस उसकी आत्मा के सागर में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का दुष्प्रभाव है। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया था कि उसे बुरा सपना आया था? शांत हो जाओ, उसने जवाब दिया, जिससे उसे स्थिति समझ में आ गई। किसी की आत्मा पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से बुरे सपने आ सकते हैं। उसने संदेहपूर्वक पूछा, मेरी शक्ति मृत्यु से जुड़ी है? जरा सोचो तो जरा, वैसे भी आत्मा एक चमत्कारी सत्ता है। अगर इसके साथ कुछ भी अप्रिय घटित हो जाए तो भी तुम उसका कारण नहीं समझ पाओगे, जब तक कि तुम्हें आत्मा की गहरी समझ न हो। थकते थकते डेविस ने उसकी बातें सुनी। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनके बारे में उसे पता नहीं था या जिन्हें वह समझ नहीं पाता था। वह उठा और पालने की ओर गया। वह उसके सामने खड़ा हुआ और फुसफुसाया, तुम्हारी बहनों की तुलना में मैंने तुम्हारे साथ बहुत कम समय बिताया है। आशा है कि तुम इसके लिए मुझसे नाराज नहीं होगे, छोटे भाई। उसने एडवर्ड के गालों को प्यार से छुआ और सहलाया। बड़े भाई को खेद है, जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तब तक मैं कहीं और जा चुका होऊंगा। उस समय मुझे आशा है कि तुम हमारे माता पिता और बहनों का ख्याल रखोगे। उहू, एक प्यारी सी आवाज निकली, मानो बच्चा उसकी बातों को समझ रहा हो। उस समय लोरेट साम्राज्य के दूसरे राजकुमार एडवर्ड लोरेट की उम्र मात्र 1 वर्ष थी। अध्याय 106, मुझे आत्माएं चाहिए। जब डेविस अपने प्यारे छोटे भाई से फुसफुसाते हुए कुछ पल बिता रहा था, तभी उसके बगल में एक आवाज सुनाई दी। क्लेयर एल्स्ट्रेम, क्या यही आपका नाम है, माँ? डेविस ने पीछे मुड़कर पूछा। हाँ, क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। डेविस देख सकती थी कि जानकारी उजागर करने से रोकने वाली सील हट जाने के बाद वह बेहद खुश थी। अच्छा नाम है। उसने इससे पहले कभी अपने माता पिता पर मृत्यु देवता की आंखों का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसे वास्तव में अपनी माँ का असली नाम नहीं पता था। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने अपने माता पिता पर मृत्यु देवता की आंखों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उसने इसे बस एक तरह का सम्मान मानकर टाल दिया। आपके मालिक का हटाने का तरीका आश्चर्यजनक रूप से विचित्र है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी बुरे सपने में फंस जाऊंगा। डेविस ने नखरे दिखाते हुए धीरे से हंसते हुए कहा, मैं बस थोड़ा अनाड़ी था और एक गलती कर बैठा। इसके अलावा मैंने आप पर लगी मुहर को बड़ी कुशलता से हटा दिया। माँ, अपनी माँ की आत्मा से खेल रहे हो? तुम्हें तो बिल्कुल भी डर नहीं है। अच्छा हुआ सब ठीक हो गया, वरना आज तो एक त्रासदी हो जाती। क्लेयर कांपते हुए बोली। डेविस ने पलकें झपकाते हुए अपना मुंह बंद कर लिया। उसके पास उस बयान का कोई जवाब नहीं था। फिर भी क्लेयर झुकी और उसके गालों को चूमा। तुम्हारे कारण मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर से एक बोझ उतर गया हो। जी हाँ, सचमुच वह बंधन मुझे इतना जकड़ रहा था कि कुछ समय बाद मुझे घुटन महसूस होने लगी थी। क्या तुम जानते हो कि मेरे लिए तुम सबको अपना असली नाम तक न बताना कितना मुश्किल था? उसकी आंखें नम होने लगीं, मानो वह अपने सारे दुख दर्द उससे कह देना चाहती हो। अब मैं आपको उस महाद्वीप के बारे में सिखा सकता हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ था, आपको उच्चतर साधना अवस्थाओं के बारे में सिखा सकता हूँ, आपको वह सब कुछ सिखा सकता हूँ जो मैं बिना कुछ छिपाए जानता हूँ। चुप रहो, डेविस ने अपने हाथों से उसका मुंह बंद करते हुए कहा। आपने हमसे कुछ नहीं छिपाया माँ। आप हमेशा हमारे साथ थीं और आपने हमें वह सब कुछ सिखाया जो आप बता सकती थीं। इसलिए इसके लिए दोषी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब उस सील की गलती थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए और कहा, माँ क्यों न पिताजी से मिलने जाए और उनके सामने अपने दिल की बात कह दे। क्लेयर ने भावहीनता से सिर हिलाया, मानो वह अपने ही विचारों में खोई हुई हो। डेविस जानता था कि अब उसकी माँ के साथ उसके पिता को होना चाहिए। उसे लगता था कि न तो उसे और न ही किसी और को होना चाहिए। वह भली भांति जानता था कि वह उससे कितना प्यार करती है। आखिरकार उसने अपने लोक में लौटने के बजाय यहीं रुकने का विकल्प चुना था। जाओ, मैं एडवर्ड का ख्याल रखूंगा, डेविस ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। क्लेयर ने गर्व भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और कमरे के निकास द्वार की ओर दौड़ पड़ी। पलक झपकते ही वह उसकी नजरों से ओझल हो गई।
डेविस ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए सोचा, हे है, मेरी माँ तो प्रेम में डूबी युवती जैसी है। पिताजी से उसे सच में बहुत कुछ कहना होगा। अल्पविराम। धीरे धीरे समय बीतता गया और डेविस एडवर्ड के साथ खेलने लगा, जो जाग गया था। 3 घंटे बाद एडवर्ड तब तक खेलता रहा जब तक वह थक नहीं गया और फिर से सो गया, जबकि डेविस एक मूर्ति की तरह वहीं बैठा रहा, अपनी माँ का इंतजार करता रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि माँ भूल गई हो कि मैं यहाँ इंतजार कर रहा था? वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसके कमरे से जाने के बाद से 3 घंटे से अधिक समय बीत चुका था और उसके वापस आने का कोई आसार भी नहीं था। बच्ची। एक आवाज तब सुनाई दी जब डेविस सोच रहा था कि उसे ढूंढने के लिए निकलना चाहिए या नहीं। डेविस ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपको पता होना चाहिए कि मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे डेविस कहो। जिस तरह से उसे बुलाया जा रहा था उससे असंतुष्ट होकर उसने सीधे सीधे जवाब दिया। उसने हल्के से व्यंग्य करते हुए जवाब दिया, ठीक है, तियान लोन। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। डेविस एकदम स्थिर खड़ा रहा। ठीक है, तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो। मौखिक बहस में इस अस्तित्व के खिलाफ जीतने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। हाँ बच्चे, मेरे लिए जो खरबों वर्षों से जी रहा हूं, तुम अभी भी एक शिशु हो। समय के अनंत प्रवाह में मैं अनंत काल तक अकेला हूं। बस इस बात से खुश रहो कि मैं तुम्हें शिशु नहीं कह रहा हूं। डेविस एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम तो बड़े ही घमंडी हो। वह इस अपमान को बिना लड़ाई के सहने को तैयार नहीं था। अगर मैं नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? ये घमंडी जवाब उसके दिमाग में बिजली की तरह गूंज उठा। वह अवाक रह गया। ठीक है, मैं हार मानता हूं। अरे, तुम मेरी हो, कम से कम मुझे कुछ तो सम्मान दो, डेविस ने बेबसी से कहा, मानो वह उससे नाराज हो। उसने आगे कहा, तुम्हें मुझे खुश करते रहना चाहिए, बच्चे। पता नहीं कब मेरा मिजाज बिगड़ जाए। उस समय तुम्हें मेरे भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ेगा। डेविस ने गुस्से में कहा, अगर आप ऐसा कहते भी हैं तो मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूं? और अधिक आत्माओं को निगलकर उसने धीरे से उत्तर दिया। डेविड ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसे इस बात की उम्मीद थी और उसे आश्चर्य नहीं हुआ। कितने? मात्रा मायने नहीं रखती, गुणवत्ता मायने रखती है। ये सोचकर कि जिन आत्माओं को इसने निगल लिया वे मुहर का 5% भी मिटाने में सक्षम नहीं थी, इसने जल्दबाजी में कहा, गुणवत्ता? जब मैंने सोचा था कि मैं आजाद हो सकता हूं, अब मैं तुम्हारी मनमानी का गुलाम हो गया हूं। ये बहुत बुरा है। उसने ऐसे शिकायत की मानो वह खुद इसके बंधन में फंस गया हो। क्या तुम आजाद होना चाहते हो? क्या तुम्हें आजादी चाहिए? इस दुनिया में शायद मौत ही एकमात्र आजादी है जो तुम पा सकते हो। तीखी आवाज ने डरावने अंदाज में जवाब दिया। अरे, मुझे अपशकुन मत करो, वह हड़बड़ी में चिल्लाया। उसे बस यही नहीं चाहिए था कि कोई उसकी मौत का फरमान सुना दे। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि हम दोनों को इससे फायदा हो रहा है, लेकिन फर्क है। जिन आत्माओं को मैंने पहले अप्रत्यक्ष रूप से आपकी निगलने में मदद की थी, वह मेरी अपनी इच्छा से था, लेकिन अब आप मुझसे उन्हें आपके लिए ढूंढने को कह रहे हैं। यह शायद एक ही बात हो, लेकिन मैं किसी और के लिए ऐसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। तुम इंसान अजीबोगरीब बातों में उलझ जाते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये मेरे लिए करोगे या अपने लिए, मैं बस और आत्माओं को खाना चाहता हूं। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारी आत्मा से अलग होकर तुम्हें खा जाऊंगा। आखिर मैं तो अपने अस्तित्व को गुप्त रखना ही पसंद करता हूं। उसकी आवाज में कोई बुराई नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बस एक ऐसी सच्चाई बता रहा हो जो उसके लिए सामान्य थी। ओह, मैं बताना भूल गया, लेकिन अगर मैं तुम्हें निगल जाऊं तो तुम पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश नहीं कर पाओगे। डेविस ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह अनजाने में अब तक इस विचित्र अस्तित्व को अपनी संपत्ति की तरह मान रहा था। अध्याय 107, इसे मनाना। डेविस ने भौहें चढ़ाते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। सत्ता हासिल करने के लिए उसे यही जीवन जीना था। उसने कुछ देर सोचा और फिर एक उपाय के बारे में विचार किया। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो इस मोहर को हटाने में तुम्हें अरबों साल लग सकते हैं। सोचो, अगर तुम मेरे साथ हो तो अपनी शक्तियां वापस पाने में तुम्हें शायद सिर्फ सैकड़ों या हजारों साल ही लगेंगे। बच्चे, अगर मैंने इस बारे में नहीं सोचा होता तो क्या तुम अब भी मुझसे बात कर रहे होते? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए कहा। डेविड ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी, लेकिन मन ही मन वह काफी गुस्से में था। गलत मत समझो, समय आने पर तुम्हें तुम्हारी आत्माएं मिल जाएंगी। बस अगर तुम गुणवत्ता चाहते हो तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। मैं तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण कोशिश को जानता हूं कि तुम केवल उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हो जिन्हें तुम बुरा समझते हो। तुम सचमुच बड़े पाखंडी हो।
उसने उपहासपूर्वक कहा। यह जवाब सुनकर वह काफी नाराज हो गया। मैं अपने नियमों के अनुसार जीता हूं। तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, बस मुझे आत्माएं जितनी जल्दी हो सके दे दो। उसने लापरवाही भरे लहजे में जवाब दिया। उसने पलटकर चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है, बस बात यह है कि दूसरी परत में आपको वह गुणवत्ता नहीं मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। बेवकूफ, मैंने तुम्हें इशारों में ही कह दिया था कि बिना देरी किए पहली परत पर जाओ। तुम कितने बड़े मूर्ख हो। ठीक है, मैं बेवकूफ हूं। डेविस ने आंखें घुमाई। उसे खुद पर मूर्खता का भाव आ रहा था। एक निर्जीव प्राणी से बहस करने की कोशिश कर रहा था जो बोल सकता है। अचानक उसके मन में एक विचार आया। अरे, तुम तो बहुत लंबे समय से जी रहे हो, है ना? क्यों न तुम मुझे कुछ बेहतरीन साधना तकनीकें सिखाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए जल्द से जल्द कुछ उत्तम आत्माएं जुटा सकूं। हे बच्चे, मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम्हें किसी व्यक्ति को मारकर उसकी आत्माएं प्राप्त करनी हो तब मेरा इस्तेमाल करना ही काफी होगा। तुम्हें साधना तकनीकों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अब और तुम पर निर्भर नहीं रह सकता। क्या पता कोई ऐसा तरीका हो जिससे तुम मुझे मारे बिना मुझसे अलग हो सको। और तुम उस मौके का फायदा उठा लो। मैं ना नहीं सुनूंगा। जल्दी सिखाओ। डेविस ने गुस्से से जवाब दिया। वह पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि इसमें उसके दावों को नकारा नहीं गया था। इसमें यह नहीं कहा गया था कि इसमें तकनीक नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा गया था कि यह उसे साधना तकनीक नहीं सिखाएगी। तुमने जिस परिदृश्य का जिक्र किया है वह संभव नहीं है और ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर किसी भी तरह से ऐसा हो भी गया तो भी अलग होने के बाद मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने शांत भाव से उत्तर दिया। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मुझे साधना की तकनीकें सिखाने से तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। डेविस ने चिढ़कर शिकायत की। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसे मनाने के लिए एक और तरीका आजमाया। ठीक है, मेरे प्रयासों के लिए मुझे इनाम क्यों नहीं देते? क्या तुम मुझसे इनाम चाहते हो? उसने सोचते हुए जवाब दिया। डेविस मन ही मन मुस्कुराया। ये तो सोचने की बात है। मुझे बस थोड़ा सा जोर लगाना होगा और वे उच्च श्रेणी की खेती की तकनीकें निस्संदेह मेरी ही होंगी। इनाम मिलने से मुझे कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा जरूर मिलेगी। क्या आपको यकीन है कि आप इस मौके का इस्तेमाल मुझे और आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए लुभाने के लिए नहीं करेंगे? उसने अजीब लहजे में उससे बात की, मानो उसे सौदे को स्वीकार करने के लिए उकसा रहा हो। उसने आह भरते हुए जवाब दिया, अगर आप इसे जल्दी प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मैं ये घोषणा करता हूं कि साधना में आप जिस भी स्तर की उन्नति करेंगे, मैं आपके 3 प्रश्नों के उत्तर अपनी संतुष्टि के अनुसार दूंगा। वास्तव में? हाँ, डेविस ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन मन ही मन वह खुद से काफी संतुष्ट था। उसने जवाब देने की जहमत नहीं उठाए और आगे कहा, जाहिर है, ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा साधना पर लागू होता है। मुझे बाकी 2 साधना प्रणालियों से कोई मतलब नहीं है। एक पल के लिए स्तब्ध रह जाने के बाद वह भयंकर क्रोध से भड़क उठा। अरे ये तो दादागिरी है। मैंने अपनी तरफ से रियायत दे दी है। अब पहली परत पर जाओ और मेरे लिए कुछ आत्माएं ले आओ। उसने उसकी बकवास पर कोई ध्यान नहीं दिया और उदासीनता से जवाब दिया, आत्माएं आत्माएं आत्माएं। धिक्कार है। क्या तुम लालच की किताब हो? डेविस ने अतुलनीय क्रोध और लाचारी में चिल्लाते हुए कहा। ओह, ये तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। एक जमाने में मेरा भी यही नाम था। उसकी आवाज में उदासी की झलक थी। बस करो, अगर और हुआ तो मैं सचमुच अपना सिर नोचकर मर जाऊंगा। उसने अपने बाल पकड़े और उन्हें नोचने की कोशिश की। हाँ, आप ऐसा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। डेविस ने हताशा में आह भरी और अपनी मां के बिस्तर पर गिर पड़ा। इस साधना जगत को भाड़ में जाने दो। उसने अपनी आंखें मली और थोड़ी देर सो गया। वह सचमुच इस बकवास से तंग आ चुका था। अल्पविराम तारांकन चरमराहट। डेविस। दरवाजा खुला और क्लेयर की मधुर आवाज कमरे के अंदर सुनाई दी। लोगन और क्लारा मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर डेविस झट से जाग गया। माँ, तुम वापस आ गईं। इतनी देर क्यों लग गई? बड़े भाई। क्लारा दौड़ती हुई आई और उनकी बाहों में कूद पड़ी। क्लारा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। उसने प्यार भरी मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ फेरा। बस बात ये थी कि मुझे अपने मन की बात कहने का मौका मिल गया था। मैं पूरे समय तुम्हारे पापा और बहन से ही बात कर रही थी। क्लेयर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह छी, मम्मी झूठ बोल रही हैं। मम्मी और पापा तो अभी 10 मिनट पहले ही मुझसे मिले थे। उनकी बाहों में तैरती हुई क्लारा ने उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहा। ओह,
उनके चेहरे पर निराशा का भाव था और उन्होंने उन्हें घूर कर देखा, लेकिन मन ही मन वह खूब हंस रहे थे। क्लेयर ने शर्माते हुए मुस्कुराया जबकि लोगन आगे की ओर बढ़ गया। डेविस, मुझे पता है कि इस समय कृतज्ञता के शब्दों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे ये कहना ही होगा कि उस पर लगे रहस्य को तोड़ने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्वामी को भी मेरा धन्यवाद दें। कृपया उन्हें बताएं कि लॉरेट परिवार उनके द्वारा हम पर दिखाई गई कृपा के लिए सदा उनका आभारी रहेगा। अपने शब्दों को अतुलनीय कृतज्ञता भरे स्वर में समाप्त करते हुए लोगन ने झुककर हाथ जोड़े। जरूर, डेविस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह सोच रहा था कि अगर वह उन्हें बताए कि उसका मालिक असल में था ही नहीं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अध्याय 108 क्लेयर का राज्य। उन सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, सिवाय एक शिशु के जो अपने पालने में शांति से सो रहा था। क्लारा, मुझे लगता है कि तुम्हें माँ की स्थिति के बारे में पहले से पता है। डेविस ने यह सुनिश्चित करने के लिए पूछा कि चर्चा करने से पहले उसे इसके बारे में पता हो। क्लारा ने प्यारे अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, बड़े भाई से मिलने जाने से पहले मम्मी ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। अच्छा, तो अब हम माँ के मूल स्थान के बारे में जान सकते हैं। मुझे भी मम्मी के परिवार में दिलचस्पी है, क्लारा ने उत्साह से जवाब दिया। 5 साल की उम्र में घटी एक घटना के बाद क्लारा एक जिज्ञासु बच्ची बन गई, जो हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। ऐसा लगता था मानो वह हर उस बात की सच्चाई की खोज में लगी हो जो उसे अज्ञात थी। उनकी बातचीत सुनकर क्लेयर मुस्कुराए। वे चारों मेज पर बैठ गए। क्लेयर ने बोलने से पहले कुछ पल लोगन को घूर कर देखा। मेरी दुनिया एक अतुलनीय रूप से रहस्यमय जगह है जहां विभिन्न नस्लें और जीव निवास करते हैं, क्लारा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसकी आंखों में गहरी लालसा झलक रही थी। खेती बाड़ी, संसाधनों और कई अन्य मामलों में यह क्षेत्र मेरे क्षेत्र से बिल्कुल भी तुलना करने लायक नहीं है। उन तीनों के चेहरों पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी और उनकी आंखों में उत्साह भी दिखाई दे रहा था। विशाल पर्वत, अथाह समुद्र और अनछुए क्षेत्र। मेरा क्षेत्र इतना विशाल है कि अगर इस महाद्वीप को वहां रखा जाए तो यह उसका एक छोटा सा हिस्सा ही लगेगा। क्लेयर ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। उनकी मुस्कुराहट से हर कोई उनके नेक स्वभाव को देख सकता था, जो उनकी शालीनता को खूबसूरती से निखारता था। लेकिन किसी को उसकी बातों से ठेस पहुंची। तुम किस बात का बखान कर रहे हो? बस इतना ही कि तुम्हारे राज्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लोगन ने गुस्से से कहा। क्लेयर ने उसकी आकर्षक आकृति को देखकर हल्की सी हंसी हंस दी। लोगन ने आगे कहा, मैं ये जानना चाहता था कि आपके राज्य के लोग हम पर हमला क्यों करते हैं। आपकी जानकारी से मुझे पता चलता है कि यह राज्य उनके लिए बेकार है। हाँ, मैं भी यही जानना चाहता हूँ, डेविस ने सहमति जताते हुए कहा। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग थोड़े से संसाधनों के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल देंगे। सोचते हुए उसने अपनी ठुड्डी को छुआ, शायद इस दुनिया में कुछ खास बात है। डेविस, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हें नहीं बताया? क्लेयर ने हैरानी से पूछा। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में पता होगा। बहाना सोचने के लिए दिमाग में तेजी से विचार आने लगे और डेविस एकदम जम गया। उसकी नजरें क्लारा की तरफ घूमी, फिर वह मन ही मन उदास हो गया। ये सब बेकार है। क्लारा यहाँ है और मेरे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। अपने झूठ के पर्दाफाश होने पर अपने अंजाम के बारे में सोचते हुए वह मन ही मन रोने लगा। अचानक उसे एक विचार आया, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह कारगर होगा या नहीं, इसलिए उसने जल्दी से मन ही मन मंत्र जपना शुरू कर दिया। डेथ नोट ही मेरा गुरु है। उसने डेथ नोट को अपना गुरु मानने की कोशिश की ताकि जब वह अपने गुरु के बारे में बात करे तो क्लारा को शक न हो। डेथ नोट ही मेरा गुरु है। उसने एक पल में ही इसे 100 से अधिक बार दोहराया। डेविस, क्लारा ने अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ फिर से पूछा। मेरे मालिक ने इस जगह के बारे में कुछ खास नहीं बताया। शायद मेरे मालिक ने इसे अपनी विरासत के लायक नहीं समझा और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, डेविस ने सिर हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। उसी समय उसने क्लारा की ओर देखा और पाया कि उसके चेहरे पर पहले जैसी ही उत्साहित अभिव्यक्ति थी। अच्छा, उसे मेरी बातें संदिग्ध नहीं लगी। ये कैसे हो सकता है? इस लोक में अमर स्तर की विरासत है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा गुरु किसी अमर से भी अधिक शक्तिशाली हो? क्लेयर की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और वह खड़ी होकर अविश्वास भरे भाव से डेविस की ओर देखने लगी। अमर स्तर की विरासत, हे भगवान! डेविस दंग रह गया। यही बात लोगन के बारे में भी कही जा सकती है। इसी बीच क्लारा ने उनके चेहरों पर हैरानी भरे भाव देखे।
वह उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी और उसने पूछा, अमर स्तर की विरासत क्या होती है? क्लेयर ने उसकी ओर देखा और चेहरे पर गंभीर भाव लिए कहा, हमारे राज्य में उस स्तर की विरासत को पौराणिक माना जाता है। अमर स्तर की विरासतें उत्तराधिकारी को सीधे अमर अवस्था तक पहुंचने का निरंतर मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। लोगन अभी भी स्तब्ध था। अचानक उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। प्रसिद्ध अमर अवस्था? क्या इसका मतलब यह है कि आपके क्षेत्र में एक भी अमर अवस्था का साधक नहीं है? क्लेयर ने आह भरी, हाँ, इसीलिए तो मेरा राज्य अपने प्रतिभाशाली लोगों को आपके राज्य में भेजता है। अगर वो प्रतिभाशाली लोग हमारे प्रतिभाशाली लोगों को हरा नहीं सकते तो इसका क्या फायदा? क्या आपका राज्य थोड़ा निर्दयी नहीं है कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को मौत के मुंह में भेज देते हैं? लोगन ने असंतुष्ट भाव से पूछा। क्लेयर ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर इस क्षेत्र पर लगी पाबंदियां न होती तो अमरता की विरासत में इतना आकर्षण होता कि यह 9वें स्तर के विशेषज्ञों को भी अपनी ओर खींच लेती। मुझ जैसे उन कनिष्ठों की तो बात ही छोड़िए जो हमेशा जल्दी से शक्ति हासिल करने के बारे में सोचते हैं। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने लोगन के कंधों पर मुक्का मारा और आगे कहा, लेकिन कुछ घटनाओं के उतार चढ़ाव के कारण हम एक साथ आ गए। क्लेयर की ओर देखते हुए लोगन हंस पड़ा। उसकी आंखों से संकेत मिल रहा था कि उसके मन में भी वही विचार थे जो क्लेयर के मन में थे। इसी बीच डेविस ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी ठुड्डी पकड़ी और फिर एक सवाल पूछा, माँ, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस अमरता स्तर की विरासत का आपने जिक्र किया था वह किसी ड्रैगन से संबंधित हो? क्लेयर ने डेविस की ओर देखा और जवाब दिया, क्या आप इसाबेला रूथ के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, डेविस ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। नहीं, अभिलेखों में उल्लेख है कि इस स्थान पर हिम और अग्नि फीनिक्स वंशागति प्राप्त है। मुझे यकीन नहीं है कि हिम और अग्नि फीनिक्स एक ही इकाई है या अलग अलग इकाइयां हैं, इसलिए जहां तक मुझे पता है इस स्थान पर संभवतः 2 अमर स्तर की वंशागतियां हो सकती हैं। दुख की बात है कि प्राचीन अभिलेखों में इस क्षेत्र में निवास करने वाली ड्रैगन वंशागति का कोई उल्लेख नहीं है। तो उसे जो विरासत मिली है वह मामूली है? डेविस ने संदेहपूर्वक पूछा। संभवतः हाँ, एक ही क्षेत्र में 3 अमर उत्तराधिकारों का होना अभूतपूर्व है। यदि ऐसा है तो सर्वोच्च शक्तियां इसी एक क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। क्लेयर ने गंभीरता से अपनी बात समाप्त की। लेकिन आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसे कितनी विरासत मिली। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसे कम राशि की विरासत मिली? लोगन ने अपने चेहरे पर संदेह का भाव लिए पूछा। क्लेयर ने अजीब सा चेहरा बनाया, क्या मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया? एक ही क्षेत्र में 3 अमर विरासतें होने की संभावना बहुत कम है। फिर उसने आह भरते हुए आगे कहा, वैसे ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में एक भी अमर स्तर का पात्र नहीं है। बात बस इतनी है कि स्वर्ग ने किसी अमर प्राणी को हमारे क्षेत्र में रहने से मना किया है। दूसरे शब्दों में, अमर अवस्था प्राप्त करते ही वे स्वर्गारोहण कर लेते हैं। उन तीनों के चेहरों पर विस्मय का भाव था, जबकि क्लेयर ने श्रेष्ठता की भावना से मुस्कुराते हुए चेहरा बनाया। मृत्यु का दिव्य सम्राट। C-109 क्लेयर्स ओरिजिन। अध्याय 109 क्लेयर की उत्पत्ति। अभी उस मामले को छोड़ो। अभी उस पर चर्चा करना हमारे लिए बहुत जल्दबाजी होगी। क्लेयर, क्या तुम्हें पता है कि वह अमर विरासत कहाँ स्थित है? लोगन ने उत्तेजित होकर पूछा। क्लेयर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, प्राचीन अभिलेखों में उल्लेख है कि विरासत राज्य के केंद्र में स्थित है, जहां अग्नि और बर्फ के तत्व प्रचुर मात्रा में हैं। हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वह कहाँ है। अचानक डेविस खड़ा हो गया और आंखें चौड़ी करते हुए चिल्लाया, पिताजी! फिरजेन द्वीप! फिरजेन द्वीप! हाँ, उस जगह पर ये दोनों तत्व प्रचुर मात्रा में हैं। जरूर वही जगह होगी। लोगन भी उत्साह में चिल्लाते हुए एक पल के लिए कांप उठा। फिरजेन द्वीप, वही जगह जहां डेविस ने ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के दौरान भाग लिया था। क्लेयर ने संदेह से पूछा। हाँ, डेविस, क्या तुमने उस जगह में कुछ अजीब देखा? लोगन ने गंभीर स्वर में पूछा। उसकी आंखों में एक चमक थी जिसे डेविस ने इच्छा के रूप में पहचाना। डेविस धीरे से हंसा और बोला, मैंने द्वीप का पूरी तरह से पता नहीं लगाया क्योंकि मैंने केवल पश्चिम दिशा में ज्वालामुखी पहाड़ों के पास ही शिकार किया था। लोगन ने सिर हिलाया और कहा, गार्जियन एलायंस ने प्रतियोगिता के लिए द्वीप पर मौजूद सभी स्पिरिट स्टेज मैजिकल बीस्ट्स को खत्म कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें भी द्वीप के बारे में कुछ अजीब नहीं मिला? ये सुनकर क्लेयर ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अगर 5वें चरण के कुछ विशेषज्ञों के लिए अमर विरासत का स्थान ढूंढना इतना आसान होता तो ये कहा जा सकता था कि उन्हें अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली होना पड़ा। बात समझ में आती है। पिताजी, हमें खुद ही विरासत का पता लगाना चाहिए। लोगन ने सिर हिलाया जबकि क्लेयर ने अपने चेहरे पर संतुष्टि का भाव लिए मुस्कुराया।
लेकिन उसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि उसे कुछ और कहना है। समय बीतता गया और क्लेयर अपने राज्य से संबंधित कई मामलों के बारे में बताती रही। तीनों ने असाधारण रुचि के साथ उसकी बातें सुनी। अल्पविराम। आधे दिन बाद। ठीक है, बस बहुत हो गया। मैंने अपने क्षेत्र के बारे में बहुत ज्यादा बोल दिया है, अब यहीं रुकते हैं। लेकिन माँ, आपने अभी तक अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया। क्लारा ने प्यारे से भाव के साथ मुंह बनाया। ये सुनकर क्लेयर ने आह भरी, मेरा परिवार? क्या मैं उन्हें अपना परिवार कह भी सकती हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? लोगन ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। लोगन, तुमने गुप्त प्रवेश द्वार पर जो कुछ देखा उससे तुम आसानी से अंदाजा लगा सकते थे कि क्या हुआ होगा, क्लेयर ने अपने चेहरे पर सहज भाव के साथ कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें मारना चाहता हो? लोगन ने खड़े होते हुए पूछा, उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। हाँ, इसके अलावा यह एक मामूली प्रतियोगिता की वजह से हुआ। क्लेयर ने आह भरते हुए आगे कहा, मैं अल्स्ट्राइम परिवार में युवा मालकिन के पद के लिए होनहार उम्मीदवारों में से एक हूँ। ये स्पष्ट है कि मुझे वह पद प्राप्त करने में ऊपरी बढ़त मिली थी और कुछ बड़े बुजुर्गों और प्रतिभागियों को मेरी बढ़ती क्षमता पसंद नहीं आई, सिर्फ इसलिए कि मैं अल्स्ट्राइम परिवार की नाजायज संतान थी। उन तीनों ने बिना किसी बाधा के ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी। मेरी माँ एक नौकरानी थी जो पहले मेरे पिता के घर में काम करती थी, और उसी दौरान मेरे पिता को उससे प्यार हो गया। अल्स्ट्रेम परिवार को पता चला कि मेरी माँ गर्भवती है और मेरे पिता ने उसे अपने परिवार से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। क्लेयर कुछ देर चुप रही और मेज की ओर देखती रही। उसने अपने होंठ दबाए और आगे कहा, मेरे जन्म के बाद मेरी माँ की हत्या कर दी गई और मेरे पिता ने परिवार से मुझे बख्शने की गुहार लगाई। परिवार ने मुझे एक शर्त पर बख्शने का फैसला किया। इस बिंदु पर क्लेयर की आवाज में असाधारण ठंडक आ गई। मेरे पिता ने मुझे बचाने के लिए खुद को अपाहिज कर लिया और वे उस समय परिवार के आदरणीय युवा स्वामी थे। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए मेज पर गिर पड़े। खुद को अपाहिज करने के बाद उन्होंने मुझ पर हुए अनगिनत अपमानों को सहन किया, सिर्फ इसलिए कि मैं मजबूत बन सकूं। उन्होंने मेरे साधना कौशल को निखारने के लिए अपने बचे हुए सभी संपर्कों का इस्तेमाल किया। जरा सोचो, हिंसा पर पनपने वाली दुनिया में मेरे पिता के लिए 30 साल से अधिक समय तक एक कमजोर व्यक्ति के रूप में जीना कैसा रहा होगा। उसने पीड़ा से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अचानक उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक मैं उस व्यक्ति से बदला न ले लूं जिसने मेरे पिता को अपाहिज होने पर मजबूर किया। और मेरी बात याद रखना, मैं उस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी जिसने मेरी मां का वध किया है। उसकी आंखों में घृणा की चमक आ गई, जिसे उसने अब तक छिपा रखा था। लोगन ने जल्दी से उसे गले लगाया और दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारा जीवन अभी शुरू हुआ है। समय बीतने के साथ साथ हमारी साधना तेजी से बढ़ेगी, चाहे कितना भी समय लगे। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं तुम्हारे माता पिता को चोट पहुंचाने वाले उन कमीनों को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्लेयर ने होंठ दबाते हुए सिर हिलाया। उसने डेविस की ओर देखते हुए कहा, डेविस, मुझे पता है कि समय बीतने के साथ तुम हम सबसे ज्यादा मजबूत हो जाओगे, लेकिन माँ ने तुम्हें मेरे अल्स्ट्रेम परिवार के मामलों में दखल देने से मना किया है। क्यों? डेविस ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। अपनी माँ की पीड़ा सुनकर वह बेहद गुस्से में था, क्योंकि माँ चाहती है कि मैं उन कमीनों को अकेले ही मार डालूं और अपने पिता का नाम रोशन करूं और अपनी माँ का सम्मान बढ़ाऊं। क्लेयर ने दृढ़ निश्चय के साथ चिल्लाकर जवाब दिया। माँ। डेविस के चेहरे पर बेबसी का भाव था। अचानक उसने लोगन की ओर इशारा करते हुए कहा, पिताजी का क्या? वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मेरी क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरे पति हैं। डेविस दंग रह गया, मैं आपका बेटा हूं। ये और वह अलग अलग बातें हैं। आपको इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। क्लेयर ने शांत भाव से जवाब दिया। मैं मदद करूंगी, क्लारा ने उनके बगल में चिल्लाकर कहा। ओह प्यारी माँ, तुम्हारी भावनाओं की कदर करती है, लेकिन इस मामले को खत्म करना मेरा काम है। क्लेयर ने क्लारा के गालों को सहलाते हुए जवाब दिया। ओह। अस्वीकृत होने पर क्लारा उदास हो गई। माँ, आपकी साधना शक्ति बढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। अगर इस बीच कोई आपके पिता की हत्या की साजिश रच दे तो क्या होगा? डेविस ने पूछे बिना नहीं रह सका। वह इस पूरे समय असमंजस में था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उन दुष्टों का नाश करने में उसकी मदद क्यों नहीं चाहती। जब तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जाओ तब ये वाक्य बोलना। मेरे पिता की मृत्यु होगी या नहीं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। ये कहते हुए क्लेयर ने अपनी साधना शक्ति का प्रदर्शन किया। कैसे? डेविस ने हैरानी और घोर भ्रम में चिल्लाते हुए कहा।
क्लेयर ने अपने शरीर से अपनी मनमोहक चांदी जैसी आभा को मुक्त किया और ऐसी ऊर्जा का उत्सर्जन किया जो शरीर रूपांतरण की अवस्था में पहुंचने पर उत्सर्जित होती है। अध्याय 110 पहली बार गोली बनाने का प्रयास। तुम्हें क्या लगा कि मैं इन 3 घंटों में क्या कर रहा था? गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मुझ पर लगाई गई मुहर को परिष्कृत करने में लोगन ने मेरी मदद की। वह मुहर मेरे शरीर को मजबूत करने और ऊर्जा एकत्र करने की साधना को सील करने के लिए जिम्मेदार थी। जब आप गुप्त प्रवेश द्वार से बाहर निकले थे तो क्या आप इसे हटा नहीं सकते थे? डेविस ने नर्म स्वर में पूछा। क्लेयर ने उदास चेहरे से जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वह मुहर बड़ी चतुराई से उस मुहर से जुड़ी हुई थी जिसने मेरी आत्मा को बांध रखा था। इसलिए मैं उस मुहर को तभी हटा सकती थी जब आप मेरी आत्मा पर लगी उस मुहर को मिटा देते। तुम्हारे शरीर पर इतनी सारी सीलें क्यों हैं? उसने अपने हाथ फैलाते हुए चिल्लाकर जवाब दिया। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। जाहिर है ये सब मेरी ही पीढ़ी के उन बदमाशों की वजह से हुआ। वे मुझे हरा नहीं सके, इसलिए उनके पास मुझे निपटाने के लिए कुछ गंदी चालें चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे पिता मुझे बचा नहीं पाते। इसके बजाय अगर वो घटना न हुई होती तो मैं तुम्हारे पिता को मार डालती। तुम मजाक कर रही हो। उस समय हम दोनों की ताकत बराबर थी और यह कहना मुश्किल था कि अगर हम लड़ते तो कौन जीतता। लोगन ने पलटकर जवाब दिया। वह उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, मैं यूं ही दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप खतरे में हैं तो मैं आपकी राय की परवाह किए बिना दखल दूंगा। डेविस ने ऐसे कहा जैसे कोई उसका मन नहीं बदल सकता। क्लेयर और लोगन दोनों चुप रहे। इससे ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने भी उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। डेविस, तुम्हारे रसायन शास्त्र के शिक्षक इतने समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? क्लेयर ने अचानक कहा। डेविस ने खड़े होते हुए अचंभित चेहरा बनाया और कहा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। ये कहते ही वह बिजली की तरह तेजी से भागा और बाहर निकल गया। गलियारे से बाहर निकलते ही वह तेजी से दौड़कर किमियागर हाईवुड के निवास की ओर चल पड़ा। अब जब उसे रसायन विद्या का कुछ ज्ञान हो गया था तो वह इसका अभ्यास करने में बहुत रुचि रखता था। अपने घर के सामने खड़े होकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। शिक्षक केविन, आपका शिष्य यहाँ है। डेविस ने चिल्लाते हुए उसके जवाब का इंतजार किया। हम प्रिंस डेविस, अंदर आइए। तेज कदमों की आहट सुनाई दी और एक मधुर आवाज उनके कानों में गूंज उठी। दरवाजा खुला और किमियागर हाईवुड ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। डेविस ने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे राजकुमार कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरे नाम से पुकारिए, शिक्षक। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं, किमियागर हाईवुड ने जवाब दिया और निवास में चले गए। घर में तरह तरह की सामग्रियों की खुशबू फैली हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो ये हरियाली से भरा एक बंद बगीचा हो। कमरे में चारों ओर देखने पर पता चला कि वह बर्तनों से भरा हुआ था और कोने में कुछ गंदी गंदी चीजें बिखरी पड़ी थीं, साथ ही वहां से बदबू भी आ रही थी। हाँ, कोई बात नहीं। मैं तो बस एक नई गोली बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ देर पहले ही वह फट गई। किमियागर हाईवुड ने उसका जिज्ञासु चेहरा देखकर हंसते हुए कहा, एक नई गोली? ये किस बारे में है? डेविस ने अपने चेहरे पर जिज्ञासा का भाव लिए पूछा। तारांकन खांसी, क्या अब आप रसायन विद्या का अभ्यास करना चाहते हैं? रसायनज्ञ हाईवुड ने एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया। हाँ। डेविस के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और उत्साह स्पष्ट झलक रहा था। माता पिता द्वारा याद दिलाने के बाद वह जल्द से जल्द रसायन शास्त्र में हाथ आजमाना चाहता था। ठीक है, वहीं खड़े रहो। किमियागर हाईवुड ने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां मेज पर कुछ सामग्रियां और एक छोटा सा कड़ाहा रखा हुआ था। डेविस ने सिर हिलाया और मेज की ओर बढ़ा। वह कड़ाही के सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराया। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि आप इन सामग्रियों से क्या बनाने जा रहे हैं। किमियागर हाईवुड ने भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। कम असरदार इलाज की गोली आम लोगों के लिए, डेविस ने आत्मविश्वास भरे स्वर में जवाब दिया। किमियागर हाईवुड मुस्कुराया। अच्छा, अब उस गोली को बनाने की प्रक्रिया समझाओ। मुंह खोलते हुए उसने शांत भाव से उत्तर दिया, कड़ाही को आग से गर्म करो और उसमें एक एक करके सामग्री को गोली बनाने की विधि के अनुसार डालते जाओ। तापमान को तब तक नियंत्रित करो जब तक सामग्री गोली के सार में परिवर्तित न हो जाए। एक बार जब गोली का सार दिखाई देने लगे तो आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करके उसे इकट्ठा करो और बाद में उसे गोली का आकार दो। डेविस के बगल में चलते हुए किमियागर हाईवुड ने समझाया, अच्छा, अगर आप कड़ाही को गर्म करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग कर रहे हैं तो आपको अपनी आत्मा की ऊर्जा को अच्छी तरह से नियंत्रित करना सीखना होगा।
शुरुआती लोगों के लिए हम साधारण कोयले का उपयोग करके सामान्य आग से शुरुआत करेंगे। जैसे ही डेविस ने कड़ाही के नीचे आग को हाथ से जलाया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। समय के साथ साथ आग की तीव्रता बढ़ती गई और कड़ाही के नीचे भयंकर आग भड़क उठी, जिससे उसमें मौजूद तरल पदार्थ उबलने लगा। तापमान नियंत्रित करो, डेविस के पीछे से एक शांत आवाज गूंजी। हाँ, डेविस ने कहा और तापमान को स्थिर रखते हुए बोला, अब सामग्री डालना शुरू करो। डेविस ने सिर हिलाया और अपने हाथ किनारे पर रखी सामग्री की ओर बढ़ाए। उसने घास जैसी दिखने वाली एक जड़ी बूटी उठाई, उसे पीसकर पेस्ट बनाया और कड़ाही में डाल दिया। हीलिंग ग्रास एक मध्यम स्तर की नश्वर श्रेणी की जड़ी बूटी है जो गोली में उपचार का गुण जोड़ती है। 5 सेकंड इंतजार करने के बाद उसने उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एक और जड़ी बूटी जो हल्के भूरे रंग की थी, उसे भी कड़ाही में डाल दिया गया। सुन्न करने वाली जड़ी बूटी एक निम्न स्तर की नश्वर श्रेणी की जड़ी बूटी है जो गोली निगलने पर दर्द को कम कर सकती है। कुछ सेकंड बीतने के बाद उसने 2 और सामग्रियां उठाईं और उन्हें दोबारा कड़ाही में डाल दिया। 5 साल पुरानी जिनसेंग और एक संतुलनकारी घास। जिनसेंग गोली में जीवन शक्ति का संचार करती है, जबकि संतुलनकारी घास तीनों प्रभावों को पूरी तरह से एक साथ मिलाने में मदद करती है, जिससे लघु चिकित्सा गोली बनती है। अचानक कड़ाही उबलने लगी और उसमें से हल्के लाल रंग की भाप निकलने लगी। डेविस ने अपनी आंखें सिकुड़ी और जान गया कि यही सही समय है। तारांकन स्विश। उसने अपनी आत्मिक ऊर्जा का उपयोग करके लाल वाष्प के समान दिखने वाले सार को चारों ओर से घेर लिया और उसे एक गोली के आकार में संघनित कर दिया। कुछ सेकंड बीतने के बाद हल्के लाल रंग की एक गोली बनी, जिसकी सतह पर कुछ धब्बे थे। गोली कबूतर के अंडे के आकार की थी और देखने में साधारण लग रही थी। बहुत बढ़िया। गोली की गुणवत्ता कम है, लेकिन पहले ही प्रयास में सफल होना वाकई अद्भुत है। रसायन शास्त्री हाईवुड की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। उन्होंने गोली की गुणवत्ता जानने से पहले बस एक नजर डाली। डेविस ने अपने कांपते हाथों में मौजूद हल्के लाल रंग की गोली को देखा। अपनी पहली गोली बनाने पर वह बेहद उत्साहित था। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी ने दिमाग की बत्ती जला दी हो तो लाइक का बटन दबाना तो बनता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए चेक आउट माई अदर वीडियोज ऑन द स्क्रीन। मैं हूं आपका RRNOVELBOY साइनिंग ऑफ।